प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द सेंस गुरु में। मैं संजय कुमार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं एक बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के वर्ग 12वीं से संबंधित हिंदी विषय का काव्यखंड। काव्यखंड का जो 9वां पाठ है वह गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक बहुत ही बेहतरीन कविता जिसका शीर्षक है जन जन का चेहरा एक। आज के इस वीडियो में जन जन का चेहरा एक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी के जीवन परिचय सहित पाठ से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सबों का एक बेहतरीन विश्लेषण विवरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। परीक्षा से संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबों का बारी बारी से विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन इस आग्रह के साथ कि आप मेरी बात को सुन समझ करके अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। तो तैयार हो जाइए। वो तथ्य इस प्रकार से है कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को, याद रखना है कि 13 नवंबर 1917 ईस्वी को गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था वो जगह है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। जगह का नाम श्योपुर, जिला का नाम ग्वालियर और राज्य का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो है मध्य प्रदेश। आइए उनके निधन से संबंधित जो तथ्य है इस प्रकार से है कि 11 सितंबर 1964 ईस्वी को उनका निधन हो गया था। 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई है कहाँ कहाँ हुई है, उज्जैन में, विदिशा में, अमझरा में, सरदारपुर, इन स्थानों पर उनकी प्रारंभिक पढ़ाई जो है हुई है। आगे शिक्षा से ही संबंधित जो तथ्य हैं वो यह है कि 1930 ईस्वी में उज्जैन के माधव कॉलेज ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफलता, मिडिल की जो परीक्षा उन्होंने दी 1930 ईस्वी में वो असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और 1931 ईस्वी में पुनः उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। आगे जो तथ्य है 1935 ईस्वी में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और 37 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल रहे। याद रखना है कि होलकर कॉलेज से बीए में वो असफल रहे 1937 ईस्वी में, लेकिन पुनः 1938 ईस्वी में बीए में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। तो 1937 में बीए के जो परीक्षा हुआ उसमें वो असफल रहे, लेकिन 1938 ईस्वी में वो फिर से सफलता प्राप्त कर लिए। आगे हैं 1953 ईस्वी में, याद रखना है कि 1953 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की परीक्षा पास की। 53 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की जो उनकी पढ़ाई हुई है वो हिंदी में हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस विषय से उन्होंने एमए किया था, तो हिंदी में, और कहाँ से किया था यह ध्यान रखना है। फिर उनकी जो वृत्ति है 20 वर्ष की उम्र में ही बरनगर मिडिल स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में ही एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने अपने जीवन का जो प्रारंभिक दौर है वो शुरू किया। उसके आगे जो है वो शिक्षक से वायुसेना भी के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवा दी। एक शिक्षक से वायुसेना बने, पुनः पत्रकारिता से पार्टी तक पहुँचे, मतलब राजनीतिक तक गए, पत्रकारिता भी उन्होंने किया। और साथ ही आगे 1948 ईस्वी में नागपुर आकर प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से 65 तक, तो एक लंबा जीवन जो है उन्होंने पत्रकारिता के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने दिया है। वो दौर था अक्टूबर 1948 से 1965 ईस्वी तक, वो एक पत्रकार के तौर पे उन्होंने अपनी सेवा दी है। आगे रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे। ये भी पूछा जा सकता है कि रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में वो कब तक अपनी सेवा दी, तो वो उन्होंने सेवा दिया अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक। पुनः जो आगे जो तथ्य है 1956 ईस्वी में नागपुर से प्रकाशित होने वाले पत्र नया खून का संपादन किया। याद रखना है नागपुर से प्रकाशित होती थी एक पत्र जिसका नाम है नया खून, उसका संपादन उन्होंने 1956 में शुरू किया। लेकिन आगे जो तथ्य है कि 1958 ईस्वी में नया खून पत्र के संपादन कार्य से अपने को अलग कर लिया। तो वो 56 में उन्होंने नया खून का संपादन किया और 56 से वो 57 तक किया। पुनः 58 में उस संपादन कार्य से नया खून नामक जो पत्र है उसके संपादन कार्य से अपने को अलग कर लिया। और आगे जो तथ्य है कि 1958 ईस्वी से ही दिग्विजय महाविद्यालय राजनौद गांव में प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवा दी। याद रखना है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, 1958 ईस्वी में दिग्विजय महाविद्यालय राजनौद गांव में प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवा दी। और उनकी जो अभिरुचि है अध्ययन में, अध्यापन में,
लेखन में, पत्रकारिता में, राजनीति में। तो इन सारे तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वो एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी झंडे गाड़े हैं सफलता के, उन्होंने अपने जीवन का योगदान दिया है। कवि परिचय से संबंधित एवं अन्य जो परीक्षोपयोगी तथ्य है, आइए उन पर भी विचार करते हैं। उसे भी ध्यान से सुनिए, समझिए, अपनी कॉपी में अवश्य नोट करते रहिएगा। वो तथ्य इस प्रकार से है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की कृतियाँ, मतलब उनकी जो सबसे प्रमुख रचनाएं हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुन के नोट करिएगा। उनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचना, उनमें पहला नाम आता है तार सप्तक के एक कवि, फिर है चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये सभी कविता संग्रह है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि तार सप्तक के कवि क्या है, तो वो एक कविता संग्रह है। और साथ साथ में चांद का मुंह टेढ़ा एक कविता संग्रह है, और उसके आगे भूरी भूरी खाक धूल जो है ये भी कविता संग्रह है। तो ये उनकी प्रमुख चर्चित कविता संग्रह थी। आगे जो रचनाएं हैं वो है काठ का सपना, विपात्र, शतः से उठता आदमी, ये सभी कथा साहित्य है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, काठ का सपना, विपात्र, शतः से उठता आदमी, ये सब कथा साहित्य है। और उसके आगे जो रचना है कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति, ये उनकी इतिहास है। मुक्तिबोध की रचना 6 खंडों में, याद रखना है, मुक्तिबोध साहब की जो रचना है वो 6 खंडों में नेमीचंद जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। तो मुक्तिबोध की जो रचनावली है वो 6 खंडों में प्रकाशित हुई है और संपादन किया गया है नेमीचंद जैन के द्वारा, और राजकमल प्रकाशन से वो प्रकाशित हुई थी। आगे जो तथ्य है इस प्रकार से है कि गजानन माधव मुक्तिबोध 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार थे। याद रखना है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि भी हैं मुक्तिबोध, चिंतक भी रहे हैं, और साथ साथ में एक आलोचक, कथाकार के रूप में भी अपनी ख्याति प्राप्त की है। मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको पूर्व में ही पता है कि मुक्तिबोध जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन वो मराठी थे। ये याद रखना है कि वो जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन वो मराठी थे। आगे हैं, मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा के थे। पूछा जा सकता है कि वो किस विचारधारा के थे, तो मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा के थे। साथ ही हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध का उदय एक प्रयोगवाद के कवि के रूप में हुआ था। याद रखना है, हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध का उदय एक प्रयोगवाद के कवि के रूप में हुआ। साथ साथ में मुक्तिबोध क्रांतिकारी कवि है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध कैसे कवि थे, तो क्रांतिकारी कवि थे। उसके आगे है, मुक्तिबोध की तुलना महान क्रांतिकारी कवि निराला जी से की जाती है। उनकी जो तुलना है वो महान क्रांतिकारी कवि निराला जी से की जाती है। आगे है, मुक्तिबोध लंबी कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध साहित्य में किस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है, तो लंबी लंबी कविता लिखने के लिए वो प्रसिद्ध हैं। पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुत कविता में, अर्थात जन जन का जो चेहरा एक जो कविता है, उस कविता में कवि की दृष्टि और संवेदना वैश्विक और सार्वभौम दिखाई पड़ता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जन जन का चेहरा एक कविता में कवि की दृष्टि कैसी दिखाई पड़ती है, तो वह वैश्विक और सार्वभौम दिखाई पड़ता है। उसके आगे है, जन जन का चेहरा एक कविता में कवि पीड़ित, संघर्षशील जनता जो अपनों मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है, उनका चित्र प्रस्तुत करता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जन जन का चेहरा एक कविता में कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है, उनका चित्र प्रस्तुत करता है। आगे है, मुक्तिबोध का मानना है कि जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है। उनका मानना है कि सभी देशों की जो जनता है वो संघर्षरत है। आगे, अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। सभी जनता जो दुनिया की है वो अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति और बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। और उसके आगे है, कवि मुक्तिबोध ने जनता को सितारा कहा है। पूछा जा सकता है कि सितारा किसे कहा है मुक्तिबोध जी ने, तो उन्होंने जनता को सितारा कहा है। और आगे है, मुक्तिबोध के अनुसार जनता से ज्वाला उठती है। पूछा जा सकता है
कि ज्वाला किससे उठती है, तो याद रखना है जनता से ज्वाला उठती है। अब चंद परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य शेष रह गए हैं, उसे भी ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। वो तथ्य इस प्रकार से है, आपसे पूछा जा सकता है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये किस प्रकार की विधा है मुक्तिबोध जी की, तो ये उनकी आलोचना है। आखिर रचना क्यों, ये भी आलोचना है। समीक्षा की समस्याएं, ये भी उनकी आलोचना है। और एक साहित्यिक डायरी, ये सभी आलोचना है। तो उनकी रचना का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस प्रकार की विधा है, तो जितने भी रचनाओं के नाम बताए गए हैं वो सभी जो है वो आलोचनाएं हैं। आगे है, कवि जनता में एक अंतवर्ती एकता देखता है। प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि कवि जनता में क्या देखता है, तो अंतवर्ती एकता देखता है और उसी एकता को कविता का कथ्य बना लिया है। जनता की एकता को ही कवि क्या है, कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। आगे जो तथ्य है, मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम है, तो याद रखना है मुक्तिबोध जी के जो पिता का नाम है माधवराज मुक्तिबोध, और साथ ही उनकी माँ का नाम है पार्वती बाई। याद रखना है मुक्तिबोध जी की माँ का नाम पार्वती बाई है। और आगे जो तथ्य है वह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की पत्नी का नाम शांता देवी। याद रखना है उनकी पत्नी का नाम शांता देवी। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि उनकी पत्नी का क्या नाम है। आगे जो तथ्य है इस प्रकार से है कि आज जनता पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जनता किस चीज़ से आतंकित है, तो वो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उससे जनता आतंकित है या डरी हुई है। आगे जो तथ्य है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पूरा जन्म का जो पता है वो है शिवपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में, लेकिन सिर्फ शहर का नाम पूछे तो ग्वालियर। मुक्तिबोध 1953 में एमए की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। याद रखना है एमए की परीक्षा उन्होंने 1953 ईस्वी में वो उत्तीर्ण हुए थे। और उसके आगे जो तथ्य है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने हिंदी विषय से एमए की जो उनकी पढ़ाई हुई थी वो हिंदी विषय से उन्होंने किया था। और उसके आगे जो तथ्य है, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, तो वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। उसके आगे है, मुक्तिबोध नया खून नामक पत्र का संपादन किया था। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि इनमें से किसका उन्होंने संपादन किया, तो नया खून नामक पत्र का वो संपादन किए थे। और साथ ही 1958 में मुक्तिबोध नया खून के संपादन से अपने आप को अलग कर लिया था, ये पूर्व में भी बताया जा चुका है। और सबसे अंत में है 1958 ईस्वी में मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। याद रखना है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 1958 ईस्वी में मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय के प्राध्यापक के पद पर वो नियुक्त हुए थे। तो इस तरह से इस पाठ से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य थे और साथ ही जीवन परिचय से संबंधित जितने भी उपयोगी तथ्य थे उन सबों का एक बेहतरीन समावेश आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर अपने मित्रों के बीच कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं उत्साहित होकर इस तरह के उपयोगी वीडियो आपके लिए सदैव बनाता रहूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं पुनः आपके बीच यथाशीघ्र उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।